हूं नादिया नवार और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ, ताकि सबको स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो, इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। जी हाँ। और जो है नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, जो कि जो है इस साल यानी कि 2025 में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, क्या उनकी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, क्या है। और इस वक्त जो हमारा इंडेक्स इस वक्त जो ऑल टाइम हाई है, तो इस हिसाब से जो है उसमें कितना पोटेंशियल है फर्दर उन स्टॉक्स में, ये सारी बातें करेंगे। और इन सब बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशित मलिक साहब की। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है हम बात करेंगे कि इस साल 2025 में, नाउ दिस इज द इंडेक्स, इस वक्त हम जो है इस वक्त कहेंगे इसको ऑल टाइम हाई इंडेक्स जो इस वक्त चल रहा है। इस टाइम से ऑनवर्ड्स 2025 तक आप किन जो है स्टॉक्स को देख रहे हैं कि जो है ये एक टॉप डिविडेंड स्टॉक्स हैं। और इसकी हम बात करेंगे सेक्टर वाइज। तो सबसे पहले जो है इस वक्त हम बात करेंगे, इस वक्त हमारा जो सबसे ज्यादा जो वो कहते हैं ना कि क्रीम सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, मैं उसको लेके बात करूंगी कि थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि इनमें किन स्टॉक्स को आप देख रहे हैं। क्योंकि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त बहुत ज्यादा जो है बैंकिंग सेक्टर आगे ऊपर जा चुका है, तो अब इस वक्त जो है ये थोड़ा सा अपना जो है ये रैली कर चुका है। तो क्या इसमें कितना पोटेंशियल है, किन स्टॉक्स में कितनी पोटेंशियल है, और कौन सी डिविडेंड है क्या, और उन स्टॉक्स की क्या फंडामेंटल्स हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें और बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करें तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो रह गए थे, जो फंडामेंटली लोअर वैल्यू पे थे। उनकी जो प्राइस टू बुक रेशियो थी वो काफ़ी लो एंड पे थी, और प्राइस टू बुक और उसके अलावा वो एक बहुत ही लोअर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर भी चल रहे थे। और यानी कि जितना वो पैसा कमा रहे थे, जितनी वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे थे, उस हिसाब से उनकी वैल्यू नहीं डिराइव कर रही थी मार्केट। तो वो अभी वैल्यू डिस्कवरी हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, जिसमें जो है हमने देखा है कि कुछ बैंक्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें फेडरल बैंक आता है, नेशनल बैंक आता है, उसके अलावा मीज़ान बैंक आता है। उसने भी परफॉर्म किया है, इवन तो मीज़ान बैंक जो है वो वैल्यू वाइज कम तो नहीं था, लेकिन उसने भी परफॉर्म किया है। और बाकी हम देखें तो अस्करी बैंक है जिसने परफॉर्म किया है, बीआईपीएल है जिसने परफॉर्म किया है, बीओपी ने भी थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं ऐसे जिन्होंने अच्छी बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस दी है। और इन स्टॉक्स को अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ स्टॉक्स अभी भी अच्छे हैं। अगर आप बैंक अल्फला की बात करें, या एच एम हबी मेट्रो की बात करें, या बीओपी, और उसके अलावा बीआईपीएल की बात करें, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, इवन नेशनल बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एमसीबी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे स्टॉक्स हैं आगे के लिए भी। जैसे एचबीएल की अगर हम बात करें तो इस वक्त एचबीएल की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हमने अभी देखा है। काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स को मिला है।
मुझे ये बताएं कि अगर आप कोई इस टाइम पे इनमें जो है एंट्री लेना चाहे तो कितना डिप का वेट करे, और कहाँ पर आप समझते हैं जो है इनका किस तरह से आप समझते हैं कि इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए जो है इस टाइम पे ये बेनिफिशियल रहेगा। अभी बैंक में तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए। हम्म। अगर ये दोबारा 180 190 के लेवल्स पे दोबारा आता है तो फिर इसमें बाइंग करनी चाहिए। ये क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से थोड़ा महंगा हो गया है। 5.5 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आ गया। एक टाइम के ऊपर ये 3 4 के प्राइस टू अर्निंग पे भी था। और ये जो वैल्यू करने का तरीका है स्टॉक को, ये ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो कि काम करते हैं। और ये जो डिफरेंट वैल्यू करने की टेक्निक्स हैं और ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ये अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल में जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की हद तक इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है, मोस्ट वेलकम। वो हमारे सेशन भी उनके लिए काफ़ी होंगे। हम्म। लेकिन ये है कि जिन्होंने अगर इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और नॉलेज से आगे बढ़ना है और प्रॉपर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं और इन बातों का मतलब क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसके लिए हमारा कोर्स है, फंडामेंटल कोर्स। तो वहाँ पे आपको बाकायदा ये जो है डिफरेंट टेक्निक्स कैलकुलेट करना भी सिखाई जाएंगी, इनको अप्लाई करना भी सिखाया जाएगा। बिल्कुल सही। तो फिर अब जैसे कि कोई इस वक्त एंट्री लेना चाहेगा, अभी क्योंकि हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में जो ये रैली चली है, तो काफी लोग जिन्होंने नहीं इसमें एंट्री ली हुई थी, देवर लाइक कि यार हम जो है इसके अंदर हम अब एंट्री ले लें। तो वो थोड़ा सा उस सिनेरियो में थोड़ा सा ये बताएं कि कितना जरूरी है कि क्या की पॉइंट्स होने चाहिए कि जब एक स्टॉक अपना जो है एक भरपूर जो है वो रैली दे चुका है, तो उसमें अगर हम दोबारा, हमें कैसे पता चले, क्या कैलकुलेशंस होती हैं उस उन स्टॉक्स में दोबारा काम करने की, और कैसे हमें पता चलेगा इसमें फर्दर और कितनी पोटेंशियल है। अब जैसे यूबीएल का है, सिर्फ थोड़ा सा यूबीएल के हवाले से बताएं, क्योंकि यूबीएल का जो है हमने देखा कि काफी उसने मेजर इंडेक्स को जो है वो सपोर्ट भी किया है। जी, कुछ वर्किंग्स होती हैं, कुछ रेशियोज होती हैं जिनको कैलकुलेट करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक जो है वो किस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए और किस प्राइस के ऊपर सेल कर देना चाहिए। तो लोगों को शायद इस चीज़ का तो बहुत आइडिया होता है कि स्टॉक को बाय कब करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि सेल कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो जो है आप रेशियोज वगैरह के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं सही। कि स्टॉक अपने सेलिंग पॉइंट पे आ गया है या नहीं। सही, बिल्कुल। और ये चीज जो है जब आप फंडामेंटली इसको स्टडी करेंगे तो ये चीज जो है वो ज्यादा आपको रिकॉग्नाइज होगी। और सर इसी तरीके से नेक्स्ट जो है स्टील सेक्टर के ऊपर मैं आऊंगी, तो थोड़ा सा स्टील सेक्टर के हवाले से मुझे बताइए कि इस वक्त कौन से इसमें आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स देख रहे हैं, और किन स्टॉक्स में अभी जो है इस वक्त एंट्री ली जा सकती है। थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, स्टील सेक्टर तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता सेक्टर। हम्म। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होता सेक्टर, स्टील सेक्टर। सही। तो अच्छे से इसमें जैसे कि किन स्टॉक्स में आप कहेंगे कि इस वक्त डिप का वेट करना चाहिए या इस वक्त एंट्री ले लेनी चाहिए। जी, एंट्री आप ले सकते हैं, मुगल में ले सकते हैं, आईसेल में ले सकते हैं, हम्म। सीसैप डिप पे मिले तो उसमें ले सकते हैं, बीको स्टील है डिप पे मिले तो ले सकते हैं। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं। हम्म। आयशा स्टील है, एएसएल, जिनको सही। आप ले सकते हैं।
अच्छा सर, बीको स्टील के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि बीको स्टील की ये आप ही के स्टूडेंट ने जो है ये स्टॉक निकाला था, जो आपका फर्स्ट कोर्स था, आपको याद होगा। आपके स्टूडेंट ने इसके ऊपर वर्किंग की थी। और जो है और अभी इसने जो है डबल कैप भी किया है, जो कि हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी इसकी कॉल भी दी थी। और जो है ये कैप भी हुआ। तो उस जो है इसके फंडामेंटल्स किस तरीके से स्टडी हुए थे, क्या हुआ था, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। क्योंकि ये यहाँ पे जो हमारे नाज़रीन है, मैं उनको बताती चलूँ कि जो फंडामेंटल जो हमारा फर्स्ट बैच था, उसके स्टूडेंट ने जो है उसके ऊपर वर्किंग किया, एंड ही इज़ वेरी अमेजिंग। और वो इसके ऊपर वाकई करके ना सिर्फ वो खुद ही काम कर रहे होते हैं, बल्कि वो जो है अब गाइड भी कर रहे होते हैं। जी, इसमें यही है कि इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं टैक्स बजट में भी, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं, और देने जा रही है। और आगे जो है लोगों की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, तो इस वजह से स्टील और सीमेंट के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस बेसिस के ऊपर वर्किंग करके हमारे स्टूडेंट ने हमें गाइडेंस प्रोवाइड की थी। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि आपको कोई और गाइडेंस प्रोवाइड करे, और स्पेशली अगर वो आपका अपना स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। सही, बिल्कुल ग्रेट। सर, अब नेक्स्ट मेजर सेक्टर की बात करूंगी, ऑयल एंड गैस सेक्टर की, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा अभी उस तरीके से रैली नहीं आई है। क्या अगर इस सेक्टर को थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन करें, और कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें अगर कोई डिविडेंड ई के लिए जो है वो लेना चाहता है, तो क्या उसको सजेस्ट करेंगे, और क्या रेट आप कहेंगे कि किस रेट पे इस वक्त जो है उनको या डिप का वेट करना चाहिए, क्या आप कहेंगे जी? जी, डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो OGDCL, PPL और PSO को देखा जा सकता है। और अटक पेट्रोलियम, जाहिर सी बात है, ऑल टाइम अटक पेट्रोलियम ऑल टाइम। तो अटक पेट्रोलियम, PSO, OGDCL, PPL, ये कुछ अच्छे मतलब स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे हैं डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड फॉल भी देता है डिविडेंड, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है OGDCL, PPL और PSO। और जी। PSO में ये है कि एक कुछ वन टाइम अच्छा डिविडेंड भी आ सकता है गोइंग सही। फॉरवर्ड। तो सर, जैसे ये ओजीडीसी और पीएसओ है, अगर कोई इसमें लेना चाहे तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस वक्त एंट्री लेनी चाहिए, या थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए, क्या इस वक्त आप समझते हैं? जी, थोड़ा डिप का वेट करें, बेस्ट पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा डिप का वेट करें, लेकिन अभी करंट पे भी बाइंग हो सकती है। ओके। सही। और सर, नेक्स्ट जो है वो सीमेंट सेक्टर है, उसके हवाले से जरा से हमें बताएं। ये सीमेंट भी अगेन वही बात है कि डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होता सीमेंट सेक्टर। हम्म। अगर हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो सही। तो सर, फर्दर और डिविडेंड, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप कहेंगे कि डिविडेंड वाइज जो है इन और किन स्टॉक्स में जो है इस वक्त जो है हम पोजीशन ले सकते हैं? जी अगर हम डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर है। फर्टिलाइजर सेक्टर को बिल्कुल देखा जा सकता है, हम्म। जिसमें सबसे पहले जो है FFC आता है। FFC वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा स्टॉक है, और डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो FFC है, फातमा फर्टिलाइजर है, एंग्रो फर्टिलाइजर है। हम्म। और उसके अलावा अगर हम देखें तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर सेक्टर भी आ जाता है, जिसमें अगर हम देखें तो कैपको वगैरह जैसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड देते हैं। कैपको है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो
निषाद पावर, निषाद चूनिया वगैरह ने भी डिविडेंड दिए हैं हम्म। और गोइंग फॉरवर्ड भी देंगे डिविडेंड। तो ये कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं या स्टॉक्स हैं जिनमें आप को डिविडेंड मिल सकता है। बाकी उसके अलावा कुछ फूड सेक्टर वगैरह के स्टॉक्स हैं जिसमें नेशनल फूड्स आ जाता है, मरी ब्रूरी आ जाता है, और उसके अलावा कोलगेट वगैरह आ जाता है, कोलगेट आ जाता है, और कोलगेट के अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टॉक्स की। सही। उसके अलावा पाकिस्तान टोबैको है, पाकिस्तान टोबैको है। हम्म। जी। सर ये तो आपने ये सारी बताएं कि इनमें हम डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम पोजीशन अपनी ले सकते हैं। थोड़ा सा इनके फंडामेंटल्स के हवाले से भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है आप इसको एक्सप्लेन कर दें। जी, फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर जो है वो बड़ा मच्योर सेक्टर है, और जाहिर सी बात है जो फर्टिलाइजर है उसकी रिक्वायरमेंट तो होती है कंट्री के अंदर। अभी थोड़ा सा इस ईयर थोड़ा सा डिप आया हुआ है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे क्रॉप आउटपुट जो कि कम हुई है स्पेशली कुछ क्रॉप्स में, जैसे गंदम वगैरह है, प्राइसिंग की वजह से उसमें डिक्लाइन हुआ है, तो आगे इम्प्रूवमेंट आएगी हम्म। जिसकी वजह से फर्टिलाइजर वगैरह की डिमांड भी इम्प्रूव होगी। तो अच्छा। उसकी वजह से प्रॉफिट स्टेबल होते हैं और कंपनीज जो है डिविडेंड देती हैं, अच्छे अच्छे पोर्शन में एक डिविडेंड देती हैं अपने प्रॉफिट के ऊपर। बाकी अगर हम फूड सेक्टर की बात करें तो इनमें जो है जो लिस्टेड कंपनीज हैं तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन जो कि बहुत अरसे से बिजनेस में हैं, और वो जो है एक बड़ा मार्केट शेयर जो है वो होल्ड करती हैं अपने प्रोडक्ट में। तो इस वजह से वो प्रॉफिट भी अच्छा कमाती हैं और फिर इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी अच्छा देती हैं डिविडेंड के सूरत में। सही। और सिर्फ आपने पावर सेक्टर में कुछ नाम लिए थे, जैसे कैप्को है, निषाद है, तो इनके थोड़े से बताएं कि क्या इनके जो है अर्निंग के हिसाब से थोड़ा सा बताएं, और जो है क्या फंडामेंटल इनकी चीजें हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं। जी, इन कंपनीज को गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट्स भी मिली हैं पिछले दिनों, हम्म। जिसके बाद इन्होंने डिविडेंड दिए भी हैं, और उसके अलावा ये कि इनकी कैश फ्लो पोजीशन इम्प्रूव भी हुई है और गोइंग फॉरवर्ड फर्दर इम्प्रूव भी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलर पेमेंट आने के अब हाई चांसेस हैं, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने टैरिफ रिड्यूस कर दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिवाइज किए हैं, इन पावर कंपनीज के साथ गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किए हैं, तो अब कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होने की वजह से गवर्नमेंट को पेमेंट जो है वो कम करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट को अगर पेमेंट कम करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट पेमेंट कर पाएगी इन प्लांट्स को, और जब वो गवर्नमेंट पेमेंट करेगी तो ये आगे इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देंगे। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब लास्ट में जो है इस टॉपिक के हवाले से जो है आपकी टॉपिक्स मैं जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप कहते हैं कि इन्हें इस टाइम पे हम लेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमें इसमें एक अच्छा पे आउट मिले, एक अच्छा डिविडेंड मिले, तो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आप अपनी टॉपिक्स में रखेंगे? जी, कैपको है, ओजीडीसीएल है, पीएसओ है, हम्म। अटक पेट्रोलियम है, और एफएफसी है, फौजी फर्टिलाइजर, और फातिमा फर्टिलाइजर है। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर निश्चित आपका।
और जो है नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं लूंगी आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।